स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। गंगा सवेरा में हमारे साथ देखिए तेज रफ्तार की यूपी उत्तराखंड की हर बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त एक बड़ी जानकारी है हमारे पास, एक बड़ा अपडेट है, सीधे उसी का रुख करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर, पूर्व सांसद अतीक अहमद पर शिकंजा कस रहा है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक हैं, पुश्तैनी घर पहुंच चुकी है। अतीक के पुश्तैनी घर पहुंची है पुलिस और अतीक पर दर्ज गैंगस्टर के मामलों की धूमनगंज पुलिस कर रही है जांच। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अतीक के पुश्तैनी घर को अवैध निर्माण के आरोप में ध्वस्त किया गया था। पीडीए ने से बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था और अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सांसद अतीक अहमद पर अब और शिकंजा कस सकता है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, जिसके खिलाफ अब और कार्रवाई हो सकती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। गैंगस्टर के मामले की धूमनगंज पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और पुश्तैनी घर पहुंच चुकी है पुलिस। अतीक के पुश्तैनी घर पुलिस पहुंची है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद मोइन, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं पुश्तैनी घर। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट अभी? देखिए, रात 11 बजे का मामला है। कई थानों की फोर्स जो है, जो अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान है शहर के कसारी मसारी इलाके में, वहां पर पहुंची थी। छापेमारी वहां पर की गई थी। हालांकि पुलिस को कुछ खास नहीं मिला जो है, क्योंकि ये गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जो पुश्तैनी मकान था 2 साल पहले 20 सितंबर 2020 को वहां पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया गया था और बाद में वहां पर कुछ निर्माण भी कराया गया था। तो इस साल मार्च महीने में वहां पर फिर से कार्रवाई की गई थी। तो पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर लोगों का अवैध तरीके से जो है वो जमावड़ा होता है, वहां पर वाहन खड़े किए जाते हैं और 2 सितंबर को भी वहां से एक फॉर्च्यूनर कार जो है वो बरामद की थी पुलिस ने। दूसरी सूचना पर पुलिस पहुंची थी, काफी देर तक तलाशी ली गई लेकिन कुछ वहां पर खास मिला नहीं पुलिस को। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार पर जो कानून का शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। अतीक अहमद जेल में है, उसका भाई जेल में है, 2 बेटे जेल में हैं और लगातार जो कानून का शिकंजा है वो कसता जा रहा है अतीक अहमद और उसके परिवार पर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो देखिए, देर रात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सांसद अतीक अहमद की और भी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। चलिए, इसी बीच मेरठ से मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी की कोशिश अब तेज हो गई है। बदन सिंह बद्दो की तलाश के लिए करीबियों पर शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस की रडार पर बदन सिंह का करीबी डिप्पन सूरी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत डिप्पन की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, बदन सिंह बद्दो की तलाश के लिए करीबियों की भी तलाश की जा रही है, उनसे पूछताछ की जाएगी और गिरफ्तारी की कोशिशों को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। और बदन सिंह बद्दो की तलाश के लिए करीबियों पर शिकंजा कसना पुलिस शुरू कर चुकी है। पुलिस की रडार पर बदन सिंह का करीबी डिम्पन सूरी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत डिम्पन की संपत्ति जब्त की जाएगी, जिसके लिए अब आगे कोशिशें तेज कर दी गई है। और सुधीर चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुधीर, बदन सिंह बद्दो की तलाश के लिए अब करीबियों से भी मिला जाएगा, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास इसको लेकर? देखिए, मैं बता दूं कि लगभग 3 साल से जो कुख्यात बदन सिंह बद्दो है ये फरार चल रहा है और लगातार तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने बद्दो पे लगभग 2.5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है कि ताकि जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक भी पुलिस इस तक नहीं पहुंच सकी। अभी हाल ही में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी जो मंत्री है नंद गोपाल नंदी, उन्होंने आकर भी यहाँ पर पुलिस को आड़े हाथों लिया था कि अभी तक बदन सिंह बद्दो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाद पुलिस अचानक से फिर हरकत में आई। तो अब जो बदन सिंह बद्दो के जो नजदीकी लोग हैं, जो उसके साथ क्राइम करने वाले लोग थे, जिसमें से एक प्रमुख डिपिन सूरी है, इस पे शिकंजा कसा है और आज इसकी प्रॉपर्टी है लगभग 80 लाख का एक फ्लैट है इसका, जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई मेरठ पुलिस करेगी ताकि एक तरह से दबाव बनाया जा सके और पुलिस जल्द से जल्द बदन सिंह बद्दो को गिरफ्तार कर सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुधीर। तो बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर शिकंजा कसना अब शुरू करेगी पुलिस और इसके लिए कोशिशें तेज हो चुकी है। डिम्पन सूरी, अब उसकी संपत्तियों की जांच होगी। बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति है और
गैंगस्टर एक्ट के तहत डिम्पल की संपत्ति जब्त हो गई। इसके लिए अब शुरू कर दी गई है कार्रवाई और कोशिशें लगातार तेज हैं करीबियों पर शिकंजा कसने का। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको गोरखपुर से दे दें। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलटी और इसमें 2 लोगों की जान चली गई है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है जबकि एक की हालत गंभीर है। तो ये बड़ी जानकारी गोरखपुर से आपको दे दें। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई जिसकी वजह से हादसा हुआ और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। और अब बात उत्तराखंड की खबरों। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस और बसपा ने जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। सबसे पहले बात भाजपा की कर लेते हैं। भाजपा ने 44 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। और हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा में मंथन का दौर चला है, जिसके बाद मंगलवार को भाजपा ने 44 नामों पर मुहर लगा दी है। इससे पहले कांग्रेस ने भी 44 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार की लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। और वहीं हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बसपा ने अपने भी समर्थित प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिला पंचायत सीट के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 44 सीटों में से 27 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह की ओर से सूची जारी की गई है और इस लिस्ट में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। अब ये देखिए वो जो सूची है कांग्रेस की, बसपा की और भाजपा की, वो सूची हमने आपको दिखाई जिसमें कि भाजपा की सूची में 44 में से 44 नाम यानी कि एक ही सूची में सारे नाम आ चुके हैं। कांग्रेस की भी सारे नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन बसपा ने अभी अपनी पहली सूची जारी की है क्योंकि सिर्फ 27 नाम ही सामने आए हैं। तो त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नामांकन की तारीख कल से शुरू हो चुकी है और जब सूची भी आ चुकी है तो नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू होगी। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं देहरादून से इस वक्त लाइव। विनोद, क्योंकि तीनों ही पार्टियों की तरफ से लिस्ट सामने आ चुकी है पंचायत चुनाव के लिए, क्या खास बात इस लिस्ट में है और बसपा की जो रणनीति समझ आ रही है यहाँ पर, अब तक 27 नामों को सामने रखा गया है, इसके पीछे क्या अभी रणनीति दिखाई देती है? क्या नामों को लेकर और मंथन होगा या फिर कुछ ऐसे नाम जो बाद में ऐलान किए जाएंगे जो चकित करने वाले हो सकते हैं? जी हाँ, देखिए कल का दिन ही शेष बाकी है नॉमिनेशन फाइल करने का और बहुजन समाज पार्टी के जो 17 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। तो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम तक उन नामों पर भी बहुजन समाज पार्टी संगठन की तरफ से मोहर लगा दी जाएगी और जिसके चलते जिला पंचायत जो हरिद्वार के चुनाव होने हैं उसको लेकर तीनों ही पार्टी मैदान में उतर चुकी है। 26 सितंबर को मतदान होना है और 28 सितंबर को मतगणना होनी है। उससे ठीक पहले तमाम तैयारियां तीनों ही पार्टी की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की बात करें और या फिर कांग्रेस की बात करें तो देर रात तमाम पार्टियों के द्वारा मंथन होने के बाद में सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों की घोषणा कर दी गई है, लिस्ट जारी कर दी गई है। तो एक रोमांचक मुकाबला हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में यहाँ देखने को मिल सकता है और जितने भी ये लिस्ट में जो नाम हैं वो या तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं या फिर अपने अपने क्षेत्रों में वो दमखम दिखाने की उनकी कोशिश ज़रूर रही है, तो उन नामों पर ही संगठन की तरफ से मोहर लगाई गई है। लेकिन अब तक का जो इतिहास हरिद्वार त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत कर रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का एक दबदबा रहा है और उससे अगर ठीक बात करें तो निर्दलियों का भी एक बड़ा एक स्थिति वहाँ पर जीतने की रही है। तो ये मानिए कि जिस तरह से पूर्व की भी स्थिति रही है यानी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर या कांग्रेस हो, उनको ज़रूर पटकनी मिली है। और अगर मैदान में सबसे ज़्यादा जीत है जो सदस्य जीते हैं तो वो तो या तो फिर बहुजन समाज पार्टी के हों या फिर निर्दलीय जीते हैं। तो इस बार भी चुनाव मैदान में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स उतर रहे हैं और जो बचे जो अभी तक बिल्कुल विनोद, अब हमें इंतजार करना होगा कि बाकी के जिन कैंडिडेट्स का नाम अभी सामने नहीं आया क्योंकि 44 में से सिर्फ 27 नाम ही सामने आए हैं। आज उम्मीद है कि सूची सामने आ जाएगी क्योंकि नामांकन की कल आखिरी तारीख है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा भर्ती मामले में एक्सपर्ट्स कमेटी की जांच जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज विधानसभा सचिवालय से भर्ती से जुड़े दस्तावेज टीम जुटा सकती है, ये खबर है। दरअसल मुकेश सिंघल के कार्यालय में भी कुछ दस्तावेज कब्जे में लेने की संभावना है। तो आपको बता दें, आज सचिव का ऑफिस खोलकर दस्तावेज कमेटी जुटा सकती है। हालांकि जब मुकेश सिंघल के जो कार्यालय को सील किया गया था तो तमाम सवाल खड़े किए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये महज एक दिखावा है। उनको अवकाश दे दिया गया था, लेकिन कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो आपको बता दें, विधानसभा भर्ती मामले में एक्सपर्ट कमेटी की जांच जारी है। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, क्योंकि उस कमरे को उसी दिन सील कर दिया गया था जब कमेटी बनाई गई थी और खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी वहां पर मौजूद रही थी, तो आज वहां पर जाकर क्या दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधानसभा भर्ती में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, नाम उजागर हो रहे हैं, उसको लेकर जो एक्सपर्ट कमेटी का गठन विधानसभा अध्यक्षा की तरफ से किया गया था, तो उसकी जांच चल रही है। और उसी क्रम में आज भी महत्वपूर्ण जांच का जो क्रम है उसको लेकर जो एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे और जो सील जो कमरा किया गया था उसको आज खोलने की कोशिश की जाएगी और उसमें जो पत्रावली है यानी पत्रावलों की जांच की जाएगी। आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज उस कमरे में रखे गए हैं, क्योंकि एक महीने की छुट्टी पर विधानसभा सचिव को मुकेश सिंघल को भेज दिया गया था और उसके बाद ही एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद आज उस कमरे में एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य जा सकते हैं और उसके बाद में किस तरीके की जांच होगी उसके बाद में कहना ये जल्दबाजी होगा। आखिरकार कौन कौन से तथ्यों पर ये एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य जांच कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही मामला ऐसा नहीं कि सामान्य स्थिति का हो, लेकिन अब ये पूरा मामला हाईकमान यानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। तमाम जो उत्तराखंड के नेता हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी हों, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, ये तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड से दिल्ली तक ये तमाम पार्टी के शीर्ष करना होगा। जब दस्तावेज खंगालेगी टीम, क्या इन दस्तावेजों से कुछ निकलकर सामने आता है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा भर्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। एक्सपर्ट कमेटी ने विधानसभा पहुंचकर बंद कमरे में कई दस्तावेज खंगाले हैं और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गड़बड़ी की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन भी किया है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में इस दरवाजे के पार नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है। भर्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए बनाई गई एक्सपर्ट ने अपना काम शुरू कर दिया है। कमेटी के सदस्यों ने नियुक्तियों से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की जांच की। विधानसभा में भर्तियों की जांच के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं विधानसभा के 3rd फ्लोर पर मौजूद हूं और ये विधानसभा अध्यक्ष का ही रूम है, कार्यालय है। और आप देखेंगे तो तमाम जो मार्शल हैं वो सुरक्षा में तैनात हैं, क्योंकि जो जहां पर मार्शल तैनात है इससे आगे किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं है। बाहरी नहीं बल्कि विधानसभा के अन्य कर्मचारियों की भी इसके अंदर एंट्री नहीं की जा रही है। इसीलिए मार्शल यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दिए गए हैं। जो जाँच कमेटी है वो पूरी तरह से 2 दिन से लगातार जो काम है अपने काम जांच का वो लगातार कर रही है। कई पत्रावलियां उन्होंने यहां से खंगाली है। भर्तियों में किस तरह की चीज़ें रखी गई हैं, क्या नियमों को माना गया है, वो सभी चीज़ों की पत्रावलियां जो कमेटी है वो जांच कर रही है। विधानसभा की नियुक्तियों में लग रहे आरोपों के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। DK कोटिया जो कि रिटायर्ड IAS हैं, उन्हें कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह रावत वो भी रिटायर्ड IAS हैं, जिन्हें कमेटी का सदस्य बनाया गया है। तो वहीं अवनेंद्र सिंह नयाल भी रिटायर्ड IAS हैं, उन्हें भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कमेटी 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शनिवार को इस कमेटी का गठन किया था और शनिवार के बाद रविवार और सोमवार को भी ये कमेटी विधानसभा में आई थी और तमाम जो पत्रावलियां हैं, तमाम जो कागजात हैं वो उन्होंने देखे हैं। और अभी भी देखिए बंद कमरे में जो जांच कमेटी है वो अपना काम कर रही है। सभी मार्शल्स को यहाँ बुला लिया गया है ताकि बाहरी व्यक्ति की यहाँ किसी भी तरह से एंट्री ना हो। और एक बात ये भी कही जा सकती है कि जाँच कमेटी को 1 महीने के अंदर अपना जो निर्णय है, अपनी जो जाँच है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपनी होगी और किसी भी तरह की
अनियमितता यदि जांच में पाई जाती है तो उन तमाम नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। 2012 से लेकर 2022 तक की जो नियुक्तियां हुई हैं पहले दौर में उन नियुक्तियों की जांच कमेटी कर रही है और जांच कमेटी अपनी 1 महीने के अंदर जो रिपोर्ट तैयार करेगी वो फिर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी। विधानसभा अध्यक्ष उसके बाद निर्णय लेंगे कि आगे क्या किया जाना है। विधानसभा की नियुक्तियों में भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा है। आरोप है कि विधानसभा में अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें ज्यादातर पद पर नेताओं मंत्रियों के चहेतों की नियुक्तियां हुई हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और वहीं विधानसभा भर्ती मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है, जहां इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी ने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। वहीं आज उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा भर्ती से जुड़ा फीडबैक केंद्रीय नेताओं को देंगे। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है और मुलाकातों और बयान का दौर भी लगातार जारी है। देहरादून से खबर, जहां आज बेरोजगार संगठन महारैली निकालेगी। यूके 888 पेपर लीक मामले में महारैली का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड से सचिवालय तक महारैली निकाली जाएगी। और आपको बताएं कि संगठन के लोगों के अलावा राज्य आंदोलनकारी भी इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग, और इसी को लेकर आज ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। संगठन के लोगों के अलावा इसमें राज्य आंदोलनकारी भी शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी मसले को लेकर इनका ये प्रदर्शन होगा। आज बेरोजगार संगठन निकालेगा महारैली। यूके 888 पेपर लीक का मामला है, इसमें सीबीआई जांच की मांग हो रही है और इसी को लेकर महारैली निकाली जाएगी। अगली खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में कैंपटी फॉल फायर स्टेशन के पास एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में बस में ड्राइवर और क्लीनर घायल हो चुके हैं। सूचना पाकर पुलिस, फायर स्टेशन के जवान और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बस में फंसे दोनों लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गांधी चौक पर सवारियों को उतारकर ड्राइवर फायर स्टेशन के पास बस को पार्क कर रहा था, जिस दौरान यह हादसा हो गया। तो मसूरी से हादसे की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस और फायर सर्विस ने वहां पर रेस्क्यू चला रखा है। अनियंत्रित होकर एक बस खाई में गिर गई, जिसमें कि बस चालक और कंडक्टर दोनों ही घायल बताए जा रहे हैं। यही थे रानी मसूरी में एक और हादसा यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो बस है, ये प्राइवेट बस है जो यहाँ पर जो कंडक्टर और ड्राइवर यहाँ पर आए थे, इस बस को पार्क यहाँ पर किया जा रहा था और इससे कुछ देर पहले इसमें सवारियाँ थी जिनको गांधी चौक पर उतारा गया है और वापस लौटते समय यहाँ पर ये बस पहुंची, परंतु अनियंत्रित हो गई। हमारे साथ रेस्क्यू में जो शामिल थे उनसे पूरी घटना की जानकारी ले लेंगे। सर, कैसे आपको पूरा हादसा पता लगा और रेस्क्यू किस तरीके से किया गया? सर, जैसा ही ये मसूरी माल रोड से इधर से गांधी चौक से इधर आई गाड़ी, तो इधर से हमारे स्टेशन से आगे निकली तो ये नीचे आवाज़ से आई, तो हम लोग सभी कर्मचारी बाहर आए तो बस अनियंत्रण होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई थी। और जैसे ही हमें पता लगा तो हम तुरंत आके हमने तुरंत रेस्क्यू किया और घटनास्थल पे जाके 2 आदमी सवार थे उसमें, दोनों को निकाल के सुरक्षित घायल हैं वो और उनको अस्पताल पहुँचा दिया। अब क्या मानते हैं, क्या कारण रहा होगा इस पूरी बस को अनियंत्रित? सर, वो तो जांच के बाद पता चलेगा क्या। फिलहाल जो 2 लोग निकाले उनमें चोट काफी लगी है। हल्की फुल्की चोटें हैं उनपे, फिलहाल उनको अस्पताल जी सर। हाँ, तो यहाँ पर फायर सर्विस के कर्मचारी हैं जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जैसे ही उनको घटना की सूचना मिली वो यहाँ मौके पर पहुंचे और कुछ दूरी पर ही फायर स्टेशन है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई कोताही यहाँ पर नहीं बरती गई है। मसूरी पुलिस 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और 2 जो लोग कंडक्टर और ड्राइवर थे उनको यहाँ पर उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। से मुझे पता चला कि ये कैंपटी रोड पे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मैं अपनी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचा। वहां पर पुलिस और फायर के जवानों से रेस्क्यू कराकर 2 लोगों को गाड़ी से बाहर निकाल के संभवतः दोनों ड्राइवर कंडक्टर थे उसमें, और उनको यहाँ जिला चिकित्सालय हमारा उप जिला चिकित्सालय मसूरी में दाखिल किया है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है।
और देखने में सामान्य चोटी उनका रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के गोला पार्क क्षेत्र का टंचिंग ग्राउंड कूड़े से फुल हो चुका है। कूड़े की वजह से गोला क्षेत्र के निवासियों का सांस लेना दूभर हो गया है और कूड़े के निस्तारण नहीं होने की वजह से ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़े का क्षेत्र लगातार बढ़ते जा रहा है। ट्रंचिंग ग्राउंड से उठ रही दुर्गंध से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोगों ने मामले में प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई कदम नहीं उठा पाया है। हल्द्वानी में घरों से निकलने वाला कूड़ा मुसीबत का सबब बन गया है। कूड़ा ट्रचिंग ग्राउंड से बाहर आ गया है। हालात इतने भयानक हो गए हैं कि ट्रचिंग ग्राउंड के बाहर डंप कूड़े के पहाड़ ने दूसरे ट्रचिंग ग्राउंड का रूप ले लिया है, जिसके बाद इलाके में दुर्गंध से बुरा हाल बना हुआ है। हल्द्वानी के गोला पार्क स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में मैं इस समय खड़ा हूँ और आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। ये ट्रंचिंग ग्राउंड है और स्थिति इस कदर हो गई है कि जो कूड़ा है, अब कूड़ा हाईवे के वहाँ पर आ रहा है, हाईवे के समीप आ रहा है। जो यहाँ पर निवासी हैं, जो यहाँ पर निवास करते हैं इस एरिया में, उनको काफी दिक्कतें हो रही है। गौला नदी किनारे ट्रचिंग ग्राउंड की 4 हेक्टेयर जमीन कूड़े से पूरी तरह भर चुकी है। सफाई वाहन सड़क किनारे कूड़ा पलटकर लौट रहे हैं। कूड़ा गोला बाईपास तक आ गया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये बहुत रोड तक फैला दिया इन्होंने, अंदर फुल हो गया है। हमें खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही। सांस का अर्जे वाले लोग हैं हम, हमें तो अस्पताल जाते आते परेशान हो गए। बदबू की हो रही है, बदबू जाती है इधर को, जब कूड़ा वूड़ा लोड बदल होता है मशीन से। अभी देखो 3-4 महीने हो गए ऐसे पड़ा हुआ, रोड तक आ गया ये पड़ता हुआ। ये दिक्कत है और क्या परेशानी है, बदबू जाती है। इस ट्रचिंग ग्राउंड में हल्द्वानी के अलावा भवाली और भीमताल से भी लाखों टन कूड़ा कचरा यहाँ डाला जाता है। ट्रचिंग ग्राउंड से बड़ी मुश्किल के बारे में जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने जल्द समाधान की बात कही। ट्रंचिंग ग्राउंड के विषय में बताऊं कि जो लिगेसी वहाँ डंप है हमारा, उसका हमारा टेंडर हो गया है। अभी 2-3 दिन पहले हम उनको लेटर दिया था। अनुबंध की कार्रवाई आजकल में हो जाएगी। अनुबंध की कार्रवाई होते ही उनके द्वारा वहाँ पर प्लांट स्थापित किया जाएगा और जो लिगेसी वहाँ पर डंप पड़ा है उसको अगले 6 महीने के अंदर निस्तारित किया जाएगा। लिगेसी निस्तारित हो जाने के बाद वहाँ पर हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वो लगेगा। उसके टेंडर की प्रक्रिया गतिमान है। 1 हफ्ते के अंदर उसके भी टेंडर कर दिया जाएगा। दरअसल ट्रचिंग ग्राउंड से कूड़ा बाहर आने और बदबू फैलने की वजह से लोगों का इलाके में रहना मुश्किल हो गया है। कूड़े की वजह से भयानक बीमारियां होने का खतरा भी मंडरा रहा है। लगातार जो ट्रंचिंग ग्राउंड में यहाँ पर कूड़ा है वो इस कदर यहाँ पर फेंका जाता है कि यहाँ पर लोगों के खिलवाड़ हो रहा है। लोगों के साथ दिक्कतें जो पैदा हो रही है उसको नगर निगम नहीं देख रहा है। यही वजह है कि कई बार लोग यहाँ पर बीमार भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी नगर निगम की आंखें बंद की बंद है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये ट्रंचिंग ग्राउंड जहाँ पर कूड़ा फेंका गया है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा या नगर निगम इस पर जल्द कुछ कार्रवाई करेगा। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। और चलिए अब आपको अलीगढ़ से बड़ी खबर दे दे। गणपति विसर्जन के लिए रवाना हुई रूबी खान। गणपति विसर्जन के लिए नरौरा घाट जा रही हैं रूबी खान और रूबी खान ने घर पर स्थापित किए थे गणपति। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध जाहिर किया था। भाजपा नेता है रूबी खान जो कि अब गणपति विसर्जन के लिए निकल चुकी हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम होने के बावजूद भी गणपति की प्रतिमा अपने घर पर रखी। गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर पर लेके आई और आज विसर्जन करने के लिए जा रही है। हालांकि इसमें उनका कहना था कि मैं तो हर बार गणपति लेकर आती हूं, लेकिन मुस्लिम नेताओं की ओर से इस पर विरोध जताया गया था। प्रदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, रूबी खान निकल चुकी हैं गणपति विसर्जन के लिए। क्या इस वक्त वहां तस्वीरें हैं? कितने लोग उनके साथ हैं? देखिए, रूबी आसिफ खान ने 31 तारीख को अपने घर पर गणेश जी का प्रतिमा स्थापित की थी। उसके बाद मौलानाओं के निशाने पर आ गई थी। उनके फतवे जारी हुए थे उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा था कि मैं 7 दिनों तक घर पर अपने स्थापित करूंगा और उसके बाद विधि विधान से इसका विसर्जन करूंगी। तो आज 7वां दिन है और 7 तारीख को आज उन्होंने विसर्जन के लिए जो नरौरा का नरवर घाट है वहाँ के लिए रवाना हो गई हैं। सुबह उन्होंने गणपति की पूजा की और उसके बाद वो मूर्ति लेकर और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई।
जो उनके साथ लोग हैं, उनके आसिफ खान जो उनके हस्बैंड हैं वो हैं, उनके साथ 2 और मुस्लिम महिला हैं जो उनकी पड़ोसी हैं, वो भी साथ में गई हैं। और एक बात और है कि जो उनके साथ में लोग गए और जो पड़ोसी हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये पूजा करती हैं या दुआ पढ़ती हैं तो हमें दोनों चीजों से कोई ऐतराज नहीं है। तो रूबी खान आज रवाना हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, काफी हंगामा पिछले दिनों देखने को मिला है, इसको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो गणपति विसर्जन के लिए नरौरा घाट रवाना हो चुकी हैं रूबी खान और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की थी। हालांकि अभी जो रिपोर्टर बता रहे थे हमारे कि वो सुरक्षित अपने घर से निकल चुकी हैं और नरौरा घाट पहुंचेंगी और वहां पर गणपति का विसर्जन करेंगी। उनका कहना है कि मुस्लिम संगठन चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो हर बार गणपति अपने घर लाती हैं, उनकी पूजा करती हैं और इस बार भी। लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुना देते हैं जया। मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी 31 तारीख को, तभी से ही ये फतवे जारी हो गए मेरे ऊपर मौलानाओं के कि ये हिंदू बन चुकी है, इनने अपने यहाँ मूर्ति रख ली, इसे इस्लाम से खारिज करो और परिवार को जिंदा जला के मारो, इस तरीके की धमकी हैं। और बाहर निकलती हैं तो उल्टे सीधे कमेंटबाजी करते हैं कि देखो ये हिंदू जा रही है, हिंदू बन चुकी है। लेकिन मुझे इनके फतवों से और इनसे मौलानाओं से कोई डर नहीं है। मैंने रखी थी जिस तरह से धूमधाम से, उसी तरह आज धूमधाम से विसर्जन के लिए भी लेकर जा रही हूँ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी श्री राम कथा का शुभारंभ सीएम यहां पर करेंगे। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि सप्ताह पर यह कार्यक्रम रखा गया है और आपको बताएं कि 2 दिन का ये दौरा होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, श्री राम कथा का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि सप्ताह पर कार्यक्रम। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।